हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के विषय में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बनता है। जानते हैं इसके बारे में। तो इसका अगर मूल नाम की बात करें तो इसका मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था। इसने जो उपाधियां धारण की हैं, जो इसको उपाधियां मिली, तो इसकी उपाधियां थी सैयदुस सलातीन, खलीफा का नायब इसने खुद को घोषित किया। इसके अलावा इसको सल्तनत युग का अकबर भी कहते हैं, जो कि इसको कहा था हेनरी इलियट एवं एल्फिंस्टन ने। इसके अलावा इसको राज्य का अपहरणकर्ता भी कहा जाता है, जो कि वुल्जले हेग ने कहा था। इसके अलावा दिल्ली का आदर्श सुल्तान तथा सच्चा मुसलमान शासक इसको बर्नी ने कहा है। आगे इसके पिता की बात करें तो इसके पिता का नाम रज्जब था, जो कि गयासुद्दीन जो तुगलक वंश का पहला शासक था उसका छोटा भाई था। इसके अलावा माता की बात करें तो इसकी माता का नाम बीबी जैला था, जो कि एक हिंदू राजपूत, जो भट्टी राजपूत थे रणमल, उनकी पुत्री थी, यानी कि एक हिंदू महिला थी। अगर दिल्ली सल्तनत में अन्य शासकों की बात करें जिनकी मां हिंदू थी तो वो थे नसरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक और सिकंदर लोदी। आगे देखते हैं इसके राज्यारोहण की बात करें तो इसका राज्यारोहण 2 बार हुआ था। पहली बार 22 मार्च 1351 ईस्वी को थट्टा में, जब क्या मोहम्मद बिन तुगलक की वहां पर ज्वर के कारण मृत्यु हो गई थी, तो वहीं पर इसका राज्यारोहण कर दिया गया था। उसके पश्चात 1351 में ही जब ये दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में इसने दोबारा से अपना राज्यारोहण कराया था और अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में ही इसने 21 दिन तक दिल्ली में उत्सव का आयोजन किया था। इसके अलावा इसने शांतिपूर्वक राज्य गद्दी प्राप्त की थी, लेकिन गद्दी का एक दूसरा दावेदार भी था, जो कि था दावर मलिक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का भांजा था। इसके राज्य विस्तार की बात करें तो राज्य विस्तार के स्थान पर इसने जन कल्याण को अपना आदर्श बनाया, यानी कि राज्य विस्तार करने के लिए कोई कार्य नहीं किए, जबकि जन कल्याण का कार्य करने के लिए इसने बहुत से कार्य किए थे। अब इसके शासन संबंधी सुधार देखते हैं। तो शासन संबंधी सुधार इसके सबसे पहले तकाबी और सौंदर्य ऋण जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को दिया था, उसकी जो 2 करोड़ टके थे, यानी कि जो 2 करोड़ का ऋण था जो किसानों ने नहीं चुकाया था, उसको इसने माफ कर दिया। और जो माफ किया था वो कवा मुल्क के कहने पर, यानी कि उसके परामर्श से माफ कर दिया था। इसके अलावा उसका जो वजीर था वो था मलिक मकबूल, जिसको खाने जहां तेलंगानी भी कहते थे, जो कि क्या था, पहले तेलंगाना का एक हिंदू ब्राह्मण था। इसके अलावा इसने क्या किया, गंभीर दंडों की व्यवस्था का अंत कर दिया। आगे सबसे बड़ा कारण जिसने फिरोज शाह के शासन की स्थिरता में योगदान दिया वह था सियासत, यानी कि मृत्यु दंड पर निषेध, यानी कि इसके टाइम पे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, ऐसा बर्नी का कथन है। इसके अलावा उसकी जो चचेरी बहन थी खुदाबंद दाजा, उसने क्या किया, उसकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा था। इसके अलावा इसके टाइम पे जनता काफी खुशहाल थी और उसके बारे में लिखा गया है कि जनता के घर अन्य संपत्ति, घोड़ों, फर्नीचर से भरे पड़े थे। प्रत्येक के पास प्रचुर मात्रा में सोना चांदी थी। ऐसा शम्स सिराज अफीक अपनी जो पुस्तक है उसकी तारीख फिरोज शाही उसमें कहता है। इसके अलावा ख्वाजा हिसामुद्दीन ने 6 वर्ष की मेहनत के बाद उसके राज्य की आमदनी 6 करोड़ 85 लाख टका निर्धारित की थी, यानी कि उसके राज्य की जो आमदनी थी वार्षिक वो इतनी होती थी। इसके अलावा उसने शरीयत के खिलाफ 24 कष्टकारक करों को समाप्त किया। इसका जो शासन था वो कुरान के अकॉर्डिंग, यानी कि बिल्कुल जो शरीयत थी उसके अकॉर्डिंग इसने अपना शासन संभाला। तो उसके खिलाफ इसने 24 जो कष्टकारक कर थे उस टाइम पे जनता पे लगे हुए उनको समाप्त कर दिया और केवल 4 कर, जजिया, जकात, खिराज और खुम्स ही जनता पर लगाए। अगेन करों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा कर क्या था। तो जो खिराज की बात करें तो यह भूमि कर था जो उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। इसके अलावा जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जो कि 2.5 यानी कि 2.5% लिया जाता था। इसके अलावा जजिया था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक सुरक्षा कर था, यानी कि अगर धार्मिक कर की बात करें तो जजिया धार्मिक कर नहीं था, बल्कि जो जकात था वो धार्मिक कर था। आगे एक और जो कर था वो था खुम्स। खुम्स क्या था, युद्ध में लूट का माल था। जब कहीं युद्ध से जो भी लूट का माल प्राप्त होता था तो उसमें राज्य का कितना हिस्सा होता था और सैनिकों का हिस्सा कितना होता था उसके बारे में है। तो 1/5 भाग राज्य का तथा 4/5 भाग सैनिकों का था। मोहम्मद बिन तुगलक तथा अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जस्ट उल्टा किया था, यानी कि इसने क्या किया, जो शरीयत थी शरीयत के अकॉर्डिंग अपने राज्य के पास कम और सैनिकों को ज्यादा दिया, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका उल्टा किया था।
फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। इससे पहले क्या था, ब्राह्मण, स्त्री, वृद्ध, बच्चे आदि इस जजिया कर से मुक्त थे, लेकिन ये पहला शासक था जिसने इन पर भी कर यानी कि ब्राह्मणों पर भी लगाया। इन करों के अतिरिक्त फिरोज ने सिंचाई कर, हब ए शर्ब भी लिया, यानी कि जो 4 कर इसने लगाए थे शरीयत के अकॉर्डिंग, उसके अलावा भी इसने एक कर लिया हब ए शर्ब, जो कि जो मतलब सिंचाई करता, इसने जो नहरें वगैरह बनवाई थी उससे जो लोग भी सिंचाई के लिए पानी लेते थे उनके ऊपर लिया गया था, और यह कृषि उपज का 10% था। सिंचाई कर लगाने वाला यह पहला शासक था। इसके अलावा जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अब्बाब नामक एक कृषि उपकर लगाया था, इसने उसको भी समाप्त कर दिया। राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला भी यह पहला शासक था, और जो ये राज्य की आमदनी का ब्यौरा था उसका जो निर्धारण था वो बर हुक्म मुशाहिदा के आधार पर तय किया गया था। आगे फिरोज शाह तुगलक के समय पर कोई अकाल नहीं पड़ा और वस्तुओं के जो मूल्य थे वो कम ही रहे। आगे फिरोज तुगलक ने जागीरदारी प्रथा को पुनः प्रारंभ किया था। सैनिकों को वेतन जागीर के रूप में दिया। इससे पहले जो भी था अलाउद्दीन के टाइम से क्या था, जो सैनिकों को वेतन था वो नगद रूप में दिया जा रहा था। इसने पुनः जागीरदारी प्रथा को शुरू किया और अब सैनिकों को वेतन जागीर के रूप में दिया जाने लगा। सैनिकों के पदों को इसने वंशानुगत बना दिया और जो जांच प्रथा थी, जिनको जांच करके सैनिकों की भर्ती की जाती थी, उसको भी समाप्त कर दिया। और इस बारे में ये कहता है कि जब सर्वशक्तिमान अल्लाह अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता तो खुदा का बंदा होने के नाते मैं भला कैसे वृद्ध सैनिकों को उनके पद से पदच्युत कर सकता हूं। ऐसा ही अपनी जो इसकी आत्मकथा है फतुहाते फिरोज शाही में कहता है। इसके अलावा बर्नी अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में भी यही बात कहता है। इसके अलावा वेतन के लिए इसने इतलाक प्रथा को प्रारंभ किया, जो कि क्या थी, एक प्रकार की हुंडी थी जिसे दिखाकर सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। आगे देखिए, आगे क्या था, फिरोज शाह तुगलक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया। इसने क्या किया, सुल्तान ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर दीवाने अर्ज से अपने घोड़े को पास करवा सके। जो घोड़ों की जांच पड़ताल होती थी उसमें रिश्वत देने के लिए, ऐसा शमसे सिराज अफरीक लिखता है कि खुद सुल्तान ने ही रिश्वत देने के लिए जो उसके सैनिक थे उनको बढ़ावा दिया। आगे मध्यकालीन भारत में अगर सबसे भ्रष्ट शासन की बात करें तो वो फिरोज शाह तुगलक का ही शासनकाल था। इसके अलावा उसने खुतबे में पूर्व दिल्ली के सुल्तानों के नामों को शामिल कराया, लेकिन उसने कुतुबुद्दीन था दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसको मानते हैं, क्योंकि वास्तविक शासक हम इल्तुतमिश को मानते हैं, तो उसका नाम इसमें शामिल नहीं कराया था। इसके अलावा वह बहुत ही ज्यादा दयालु प्रवृत्ति का था, इसलिए उसने जनता की भलाई के कार्य किए, तो वह बहुत दयालु प्रवृत्ति का था। खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण और दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना, उसका यह कहना था। वह दासों का भी बहुत बड़ा शौकीन था। दासों के लिए उसने एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की भी स्थापना की थी, यानी कि नया विभाग बनाया था इसने जो सिर्फ दासों के कामकाज को देखता था। इसके अलावा अर्जे बंदगान दासों की भर्ती करने वाला अधिकारी होता था। इसके अलावा चाउशा गोरी दासों का दीवान था और नायब चाउशा गोरी गोरे गुलामों का अधिकारी होता था। उस समय इसके समय में दासों की संख्या 1,80,000 थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत में अब तक सर्वाधिक दास इसी के पास थे। आगे देखते हैं, उसने दासों को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की थी, यानी कि दासों को सिर्फ उसने ऐसे ही नहीं रखा था, उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की। उसने दासों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया और दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर खुलवाया। दान के लिए उसने दीवाने खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की, जो कि केवल मुस्लिमों के लिए था। इसके अंतर्गत ही एक विवाह विभाग था जो गरीब मुस्लिम कन्याओं के विवाह हेतु धन प्रदान करता था। आगे निर्धनों एवं वृद्धों को पेंशन देने के लिए इसने दीवाने इस्तिखाक यानी कि पेंशन विभाग की भी स्थापना की। इसके अलावा निःशुल्क चिकित्सा के लिए दारुल शफा और शिफा खाना नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी, यानी कुल मिलाकर इसने जनता की भलाई के बहुत सारे काम किए थे। अब इसके कुछ सांस्कृतिक कार्यों को देख लेते हैं। तो सांस्कृतिक कार्य इसके क्या थे, तुगलक काल में स्थापत्य का सर्वाधिक विकास फिरोज शाह तुगलक के काल में ही हुआ, यानी कि स्थापत्य में काफी कुछ इसने विकास किया। भवन निर्माण के लिए क्या किया इसने, भवन निर्माण हेतु उसने लोक निर्माण विभाग, जैसे आज के टाइम पे होता है तो उसी तरह इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। नहर, नगर, पुल तथा किलों का निर्माण कराया। पुराने जो किले थे उनकी मरम्मत कराई। 300 नवीन नगरों की स्थापना कराई, जिसमें से प्रमुख क्या थे, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। इसके अलावा फिरोजपुर को इसके टाइम पे आखरीनपुर भी कहा जाता था। आगे लाल किले के निकट इसने फिरोज शाह कोटला का निर्माण भी कराया। उसका जो प्रमुख वास्तुकार था वो मलिक गाजी शहना था। दिल्ली में एक मदरसा है फिरोज शाही का निर्माण भी उसने कराया था। आगे देखते हैं, इसने कुछ खानकाहों का भी निर्माण कराया। खानकाह क्या थे, सूफी संतों के रहने का स्थान होता था। उसके काल में कुछ बनी मस्जिदें थीं, जैसे काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद और बेगमपुरी मस्जिद काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक कला मस्जिद भी प्रमुख है। इसके अलावा इसने कबरुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया, जिसे लाल गुंबद भी कहा जाता है।
आगे उसने कुछ इमारतें थी उनकी मरम्मत भी कराई, जो पहले से निर्मित थी और टूट-फूट गई थी, उनकी मरम्मत कराई। तो उसमें सबसे पहले है कुतुब मीनार, बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल टूट गई थी, तो इसको उसने मरम्मत कराई और इसके अलावा एक 5वीं मंजिल उस पर स्वयं बनवाई। इसके अलावा अलाई दरवाजे की मरम्मत, शमशी तालाब की मरम्मत, जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसके अलावा खुद इल्तुतमिश का जो मकबरा था उसकी गुंबद या फिर छत इसने बनवाई थी। इसके अलावा जहांपनाह नगर की भी जो मरम्मत थी वो इसने कराई थी। नहरों के निर्माण की बात करें तो उसने नहर प्रणाली का जो उसकी यानी कि फिरोज शाह तुगलक के समय जो नहर प्रणाली थी उसका पूरा विस्तृत जो वर्णन है वो याहिया बिन अहमद सरहिंदी की जो पुस्तक है तारीख मुबारक शाही उसमें मिलता है। उसने 5 नहरों का निर्माण कराया था, जो कि सबसे पहली थी उलूग खानी नहर, दूसरी थी राजवाही नहर, तीसरी थी सिरमौर से हांसी तक, चौथी थी घग्गर से फिरोजाबाद तक और 5वीं थी यमुना से फिरोजाबाद तक। आगे देखते हैं, इन नहरों से सर्वाधिक जो लाभ था वो वर्तमान हरियाणा जो क्षेत्र है उसको ही प्राप्त था, क्योंकि अभी वर्तमान हरियाणा क्षेत्र में ही ये सारे इलाके पड़ते हैं। उलूग खानी नहर यमुना से हिसार तक 150 मील लंबी थी तथा राजवाही नहर सतलज से घग्गर तक 96 मील लंबी थी। बाद में इनकी मरम्मत अकबर ने कराई थी और शाहजहां के काल में इनका विस्तार दिल्ली तक किया गया था। आगे देखते हैं, मुख्य नहरों का निर्माण केंद्रीय सरकार तथा छोटी नहरों का जो निर्माण था वो प्रांतीय सरकार करती थी। नहरों से फिरोज शाह तुगलक को जो आय प्राप्त होती थी वो 2 लाख टका वार्षिक थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुल 36 शाही कारखाने थे और प्रत्येक कारखाना उच्च श्रेणी के मलिक के अधीन था, जिसको मुत्सरिफ कहते थे। ख्वाजा अब्दुल हसन कारखानों का मुत्सरिफ था, यानी कि महानिदेशक था। कुछ कारखाने के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से कारखाने थे। 36 टाइप के थे, लेकिन यहाँ पे हम कुल 2-3 को ही पढ़ रहे हैं। तो एक रकाब खाना था जो घोड़ों की साज सज्जा का सामान से संबंधित था। इसके अलावा एक जामदार खाना था जो शाही वस्त्रों से संबंधित था। उसके अलावा आलम खाना शाही पताका निर्माण से संबंधित था और एक फर्राश खाना था जो कालीन निर्माण से संबंधित था। इसी तरह के 36 कारखाने हुआ करते थे। आगे जो कारखाने थे उनके भी 2 प्रकार थे। 2 प्रकार कौन कौन से थे? तो एक था रातवी और दूसरा था गैर रातवी। इनमें फर्क क्या था? जो रातवी थे वहां पर कामगारों को निश्चित वेतन मिलता था, यानी कि इनकी सैलरी फिक्स थी। दूसरे थे गैर रातवी, जो अनिश्चित वेतन पाने वाले कर्मचारी वहां पर कार्य करते थे। इसके अलावा फिरोज तुगलक ने ताश घड़ियाल अथवा जल घड़ी का निर्माण भी कराया था। आगे देखते हैं, आगे उसने क्या किया? उसने फिरोजाबाद यानी कि दिल्ली में नक्षत्र घड़ियां, धूप घड़ी तथा जल घड़ी भी लगवाई थी। इसके अलावा अशोक की 2 लाट की बात करें तो अशोक की 2 लाट इसने टोपरा हरियाणा तथा मेरठ यूपी से लाकर दिल्ली में उनको स्थापित करवाया था। टोपरा अंबाला से लाए गए स्तंभ को फिरोज ने सोने का स्तंभ कहा और इसको फिरोज शाह कोटला के समीप उसने स्थापित कराया। दूसरी जो लाट थी उसको मेरठ से लेकर आया था और उसका जो वर्तमान हिंदूराव अस्पताल है उसके समीप जो इसने एक महल बनवाया था कुश के शिकार, उसके निकट इसने स्थापित कराया था। इसके अलावा इसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया। उसके काल में जियाउद्दीन वर्नी ने फतवाए जहांदारी या फिर जिसको तारीख फिरोज शाही भी कहते हैं उसकी रचना की। इसके अलावा शमसे सिराज अफीक ने तारीख फिरोज शाही की रचना की। फिरोज शाह तुगलक का जो जीवनी लेखक था वो शमसे सिराज अफीक ही था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा की भी रचना की, जिसे फुतुहाते फिरोज शाही कहते हैं, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा संस्कृत पुस्तकों का सर्वाधिक जो अनुवाद था वो फिरोज शाह तुगलक के काल में ही हुआ था। इसके अलावा जब कांगड़ा अभियान उसने किया था तो कांगड़ा अभियान से उसे ज्वालामुखी मंदिर से 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए थे। आगे दलायल ये फिरोज शाही नक्षत्र विज्ञान की एक पुस्तक है जो उसी के टाइम पे संस्कृत से जो फारसी थी उसमें अनुवादित की गई थी। इसके अलावा संगीत की पुस्तक राग दर्पण का भी अनुवाद उसके काल में हुआ। आगे देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने चांदी का एक शशगनी नामक सिक्का तथा अद्धा और बिख नामक 2 अन्य सिक्के भी चलवाए थे। उसने अपने सिक्कों पर अपना नाम तथा अपने जो उत्तराधिकारी था पुत्र फवाद खां उसका नाम भी अंकित कराया था। आगे देखते हैं इसकी धार्मिक नीति के बारे में। तो इसकी जो धार्मिक नीति थी वो काफी असहिष्णुतापूर्ण थी। असहिष्णुतापूर्ण क्यों थी? क्योंकि ये शरीयत के अकॉर्डिंग इसने अपना पूरा जो शासन था वो चलाया था, यानी कि हिंदू लोगों की भावनाओं का इतना ध्यान नहीं दिया गया था। अजोधन के फदरुद्दीन गजशंकर का यह अनुयायी था। इसके अलावा संत सालार मसूद गाजी के मकबरे की इसने 2 बार यात्रा भी की थी। महल के जो भित्ति चित्र थे जो इस्लाम के अकॉर्डिंग मतलब सही नहीं थे, इस्लाम के अकॉर्डिंग उसमें वैलिड नहीं थे, तो उनको इसने नष्ट करा दिया। इसके अलावा रेशमी एवं जरी वस्त्रों पर भी इसने रोक लगा दी। उसके काल में महदवियों का विद्रोह हुआ था। आगे देखते हैं, महिलाओं के दिल्ली से बाहर स्थित मजारों पर जाने पर इसने प्रतिबंध लगाया। हिंदुओं की जिम्मी की संज्ञा दी। मालवा, सालेहपुर तथा गोहना के मंदिर नष्ट किए गए। कांगड़ा स्थित ज्वालामुखी मंदिर को भी इसने नष्ट किया था। आगे प्रथम सुल्तान जिसे धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित किया तथा स्वयं को खलीफा का नायब भी घोषित किया। 2 बार मिस्र के खलीफा से सुल्तान पद की खिल्लत भी इसने प्राप्त की थी, जो कि इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं की थी, लेकिन जब विद्रोह हुए उसके काल पे तो फिर उसने की।
शब बारात नामक त्योहार ये धूमधाम से मनाता था। फिरोज तुगलक युग का सबसे धर्मांध शासक था या सुल्तान था, ऐसा इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था, ऐसा कहना था आरसी मजूमदार का। आगे देखते हैं इसके सैन्य अभियान। तो इसके सैन्य अभियानों की बात करें तो सल्तनत से स्वतंत्र राज्यों को उसने पुनः जीतने का प्रयास नहीं किया, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जितने भी नवीन राज्यों का उदय हुआ था, इनको उसने कोशिश नहीं की कि वापस दिल्ली सल्तनत में मिलाया जाए। इसके अलावा उसने बंगाल पर 2 बार अभियान किया, पहला 1353 से 54 ईस्वी में और दूसरा 1399 ईस्वी में। उसने जो बंगाल की राजधानी थी लखनौती से पांडुआ स्थानांतरित कर दी तथा इसी दौरान उसने इकदला का नाम आजादपुर तथा पांडुआ का नाम बदलकर फिरोजाबाद रख दिया। इसके आगे बंगाल के द्वितीय अभियान के समय उसने जौना खान, जो इसका भाई था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी स्मृति में इसने जौनपुर नगर की स्थापना भी कराई थी। इसी के समय अपने पुत्र फतेह खां को उत्तराधिकारी उसने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक के जो अभियान थे, अगर उनकी बात करें तो सबसे पहला जो उसका अभियान था वो था जाजनगर उड़ीसा का अभियान, जो 1360 ईस्वी में किया गया था। इसी अभियान के दौरान उसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा था। आगे देखते हैं दूसरा अभियान इसका, वो है नागरकोट अभियान, जो कि 1365 ईस्वी में किया। ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया, संस्कृत ग्रंथ यहाँ से प्राप्त किया और उनका फारसी अनुवाद कराया। यह सबसे सफल अभियान इसका माना जाता है। आगे तीसरा अभियान है उसका थट्टा या फिर सिंध का अभियान, जो 1365 से लेकर 67 ईस्वी तक हुआ। यह इसका अंतिम सैन्य अभियान था और सबसे लंबा अभियान रहा। सर्वाधिक अव्यवस्थित अभियान था, यानी कि इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई थी, ऐसा शमसे सिराज रफीक कहता है। इसके अलावा वो कहता है कि इसकी मूर्खता एवं कूटनीतिक अदूरदर्शिता का अपूर्व उदाहरण था, ऐसा कहा है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के काल में कोई मंगोल आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता मंगोलों के हाथ से निकलकर बारलास जो तुर्क थे उनके हाथ में चली गई थी। आगे इसके टाइम पे हुए कुछ विद्रोह की बात करते हैं। तो जो विद्रोह हुए इसके टाइम पे, सबसे पहला गुजरात विद्रोह हुआ, जो 1376 से लेकर 77 तक हुआ, शमसुद्दीन दमगानी के नेतृत्व में, और ये एकमात्र विद्रोह था जो एक गवर्नर ने किया था। इसके अलावा इटावा के मुकदमों का विद्रोह था, जो 1377 से 78 होता है। इसके अलावा कटेहर का विद्रोह, जो राजपूत शासक राय खरकू के द्वारा किया गया था। आगे उसके प्रमुख जो अमीर थे वो थे खाने जहां मकबूल, जिसे खाने जहां तेलंगानी भी कहते थे। इसके अलावा आईने मेहरू, बशरी सुल्तानी, शमसुद्दीन अरबूजा, जिसको मुस्तौफी ममालिक भी कहते थे। आगे इसकी मृत्यु और उत्तराधिकारियों की बात करें तो सबसे पहले फतेह खां को इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जिसकी 1374 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये जफर खां को अपना उत्तराधिकारी बनाता है, जिसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर था मोहम्मद खां, जिसकी इसने घोषणा नहीं की थी, लेकिन 1387 ईस्वी में मोहम्मद खां नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का खिताब धारण करके गद्दी पर बैठ गया और उस टाइम पे फिरोज की मृत्यु नहीं हुई थी, यानी कि इसकी मृत्यु से पूर्व ही उसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था। लेकिन क्या था, फिरोज शाह तुगलक ने इसका जो ज्येष्ठ पुत्र था फतेह खां, जिसको उसने सबसे पहले अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, उसका जो पुत्र था तुगलक शाह, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 21 सितंबर 1388 ईस्वी में उसकी भी मृत्यु हो गई थी। अब कुछ परवर्ती तुगलक शासकों को देख लेते हैं कि इसके जाने के बाद कौन कौन से शासक बने। तो सबसे पहले है गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, जो 1388 से 89 तक बनता है, पूर्णतः अपने दासों के नियंत्रण में था। इसके बाद बनता है अबू बकर शाह, जो 89 से 90 तक रहा, और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, और इसके मध्य युद्ध होता है। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह दोबारा से शासक बनता है, यानी कि पुनः एक बार तो वो फिरोज के जीते जी, यानी कि फिरोज के जीवित होने पर ही गद्दी पर बैठ गया था। उसके बाद पुनः नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94 में पुनः गद्दी पर बैठता है। इसके बाद बनता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जो 1394 ईस्वी में शासक बनता है। इसका जो शासन था वो केवल 1 माह 16 दिन का ही रहा। इसके बाद बनता है नसरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसकी जो उपाधि थी वो मलिक थी। इसके अलावा जो इसका वजीर था वो मलिक उल सरवर था, जिसने बाद में जौनपुर में शर्की राज्य की स्थापना की थी। इसके समय का एक व्यंग है कि जो शहंशाह था उस टाइम पे, उसकी सल्तनत दिल्ली से पालम तक ही सिमट कर रह गई थी। आगे बात करें तो 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण इसी के समय पर हुआ था और 1412 में इसकी मृत्यु के पश्चात सरदारों ने दौलत खां लोधी को सुल्तान बना दिया था। उसके बाद तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर तथा दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। यहाँ से जब वो आक्रमण करके यहाँ से वापस गया तो जो खिज्र खां था उसे यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। बाद में खिज्र खां और दौलत खां लोधी दोनों के बीच में एक युद्ध होता है और खिज्र खां दौलत खां लोधी को हराकर नवीन वंश सैयद वंश की स्थापना करता है और उस तरह से यहीं पर तुगलक वंश की समाप्ति हो जाती है और आगे सैयद वंश की स्थापना होती है, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तैमूर लंग के आक्रमण की बात करें तो भाग्यशाली भविष्य का स्वामी इसको कहा जाता है। 1398 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया, भारत में काफी कत्लेआम मचाया, लूटमार की और 1399 ईस्वी में फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार तथा कांगड़ा और जम्मू होते हुए वापस चला गया। तो इस तरह से हमने देखा तुगलक वंश के बारे में और यहीं पर तुगलक वंश की समाप्ति हो जाती है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सैयद वंश के विषय में। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।